सुहाना समर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। पर समर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको रूम से बाहर लाने लगता है। सुहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समर के सिर पर अपने सिर से बहुत तेज मारती है। समर को थोड़ा दर्द जरूर हुआ पर वो सुहाना को छोड़ता नहीं और उसको घूर के देखने लगता है। तभी समर की नज़र सुहाना के सिर पर जाती है, जो इस टाइम खून के जैसा लाल था। ऐसा लग रहा था कि अभी सुहाना के सिर से खून निकलने लगेगा। समर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सुहाना ने समर को इसलिए मारा था कि शायद फिर समर उसको नीचे उतार देगा, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया था। सुहाना को बहुत तेज सिर में लगी थी पर उसके फेस पर कोई दर्द नहीं था। समर उसको देख के हैरान था। वो जल्दी से हॉल में आ जाता है और सुहाना को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और उसके सिर को सहराने लगता है। सुहाना उसका हाथ झटक देती है तो समर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, चुपचाप बैठी रहो समझी। तुमको मुझे मारना था ना, तो अपने आप को चोट क्यों पहुंचाई। दोबारा से ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सुहाना शांति से बैठ जाती है और समर को देखने लगती है। उसके मन में फिर से लाखों सवाल चलने लगे थे। वो अपने मन में उन सवालों से लड़ रही थी। समर उसका सिर सहराते हुए उससे बोला, अब कैसा लग रहा है। तो सुहाना बस ठीक लग रहा है बोल के चुप हो जाती है। समर फिर उससे बोलता है, तुमको कैसी मूवी देखना पसंद है। सुहाना उसकी गोद से उठते हुए बोली, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं। समर उसको अपने ऊपर से उठने नहीं देता और बोलता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की इसलिए तुम ऐसे ही बैठ के मूवी देखोगी। ये तुम्हारी सजा है। सुहाना समर को देखने लगती है तो समर बोलता है, ऐसे मत घूरो, तुम ये गलती दोबारा मत करो इसलिए सजा देना जरूरी है। सुहाना एक लंबी सांस लेती है और चुपचाप बैठ जाती है। समर उससे पूछता है, तुमने अब तक कितनी मूवी देखी है। सुहाना एक या दो। समर उसकी बात सुन के शॉक्ड था। उसके दिमाग में चल रहा था कि लड़कियों को तो मूवी देखना पसंद होता है, फिर इसने आज तक बस एक या दो मूवी देखी। सुहाना को मूवी देखना पसंद नहीं था। उसको ऋतु ने ही जबरदस्ती एक दो बार मूवी दिखाई थी, वो भी लैपटॉप में। सुहाना ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र हॉल पर जाती है। अभी तक उसका पूरा ध्यान समर पर था इसलिए उसने हॉल पर तो गौर ही नहीं किया था। पूरे हॉल में अंधेरा था, बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी। टेबल पर पॉपकॉर्न रखे थे। सोफे के सामने एक बड़ा सा पर्दा लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मूवी हॉल में मूवी देखने आई हो। वो कभी मूवी हॉल गई नहीं थी पर उसने मूवी में देखा था। समर ने जब उसको इधर उधर देखते देखा तो उससे रह नहीं गया और उसने सुहाना से पूछ लिया कि तुम कभी मूवी हॉल नहीं गई। तो सुहाना अपना सिर ना में हिला देती है। समर अब और जल्द ये जानना चाहता था कि सुहाना की लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि वो आज तक मूवी हॉल तक नहीं गई। समर ने पूरी कोशिश करके देख ली थी पर वो सुहाना के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया था, इसलिए उसने ये तरीका निकाला था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुहाना के साथ रहेगा, जिससे सुहाना उसके साथ फ्रेंडली हो पाए और उससे अपनी बातें शेयर कर सके। समर को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन सी मूवी लगाएं। उसने सुहाना से भी पूछा था पर सुहाना को मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो समर की गोद में मजबूरी में बैठी थी। समर को कुछ समझ नहीं आता तो वो हॉरर मूवी लगा देता है। उसको सुहाना का रिएक्शन देखना था कि सुहाना कैसे रिएक्ट करेगी, पर सुहाना के फेस पर हॉरर सीन देख के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। शायद इससे भी ज़्यादा उसके साथ हॉरर हो चुका था इसलिए उसे अब इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुहाना बहुत बोर हो रही थी पर फिर भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर में समर को सुहाना की बॉडी कुछ हल्की महसूस होती है। वो सुहाना की तरफ देखता है जो उसके सीने पर सिर रख के आराम से सो रही थी। समर उसको देख के बोलता है, मैं क्या कोई स्लीपिंग पिल्स हूँ जो मेरे पास आते ही इसको नींद आ जाती है। फिर वो मूवी बंद कर देता है और सुहाना को और कस के पकड़ के अपने आप से चिपका लेता है और खुद भी उसके सिर के ऊपर सिर रख के आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में सुहाना हिलने लगती है तो समर अपनी आंखें खोल के सुहाना को देखने लगता है। जब उसको लगता है कि सुहाना अपनी आंखें खोलने वाली है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है।
सुहाना अपनी आंखें खोलती है और समर को देखने लगती है, जो उसको किसी बच्चे की तरह अपने ऊपर सुलाए हुए था। उसको लगता है समर शायद सो रहा है, इसलिए वो अपने आप को समर से धीरे से छुड़ाती है और उसके सिरने नीचे पिलो लगा के वहां से उठ के घर से बाहर जाने लगती है। सुहाना के जाते ही समर भी अपनी आंखें खोल लेता है और सुहाना के पीछे जाने लगता है। सुहाना झील के पास जाके खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे रखे सामान पर जाती है। उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ जाते हैं। वो उस सामान के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वहां पर कैनवस स्टैंड और कलर एंड पेंसिल रखी थी। सुहाना के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुशी से कैनवस को छूने लगती है। तभी उसकी नज़र समर पर जाती है, जो एक पेड़ से टेक लेकर खड़ा था और सुहाना को देख के ही स्माइल कर रहा था। शायद इशारों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि कैसा लगा। सुहाना जल्दी से भाग के उसके पास जाती है और समर के गले लग जाती है। समर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार सुहाना ने उसको गले से लगाया था। वो भी खुद आके वो भी सुहाना को पकड़ लेता है। सुहाना ने समर को ऐसे गले लगा रखा था जैसे उसको कोई अपना मिल गया हो, जो उसको बिना बोले अच्छे से समझता हो। समर को भी बहुत अच्छा लग रहा था सुहाना के ऐसे हग करने पर। उसको नहीं पता था कि इतनी ज़रा सी चीज़ पर सुहाना इतनी खुश हो जाएगी। तभी समर को महसूस होता है कि उसकी शर्ट गीली हो गई है। वो सुहाना को अपने आप से थोड़ा सा दूर करता है और उसका फेस ऊपर करके देखता है, तो सुहाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो एकदम नॉर्मल दिख रही थी। आज कितने टाइम बाद सुहाना की आंखों से आंसू बाहर आए थे, वरना तो बस उसकी आंखें नम हो जाती थी। उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया था कि उसके आंसू आंखों से बाहर नहीं आते थे। पर समर की केयरिंग उसको कमजोर कर रही थी। समर फिर से सुहाना को गले से लगा लेता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। पर सुहाना कुछ नहीं बोलती और उसके गले लगी रहती है। समर भी कुछ नहीं बोलता, पर उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे जो वो सुहाना से पूछना चाहता था, पर वो कुछ पूछता नहीं है क्योंकि वो सुहाना को हॉट भी नहीं करना चाहता था। वो कुछ नहीं कर सकता है सुहाना के लिए, पर वो हमेशा उसका सपोर्ट बनके जरूर रह सकता था। सुहाना थोड़ी देर बाद समर से अलग होती है और घर की तरफ जाने लगती है। समर उसको रोकता नहीं और वो झील के पास जाके बैठ जाता है। सुहाना अपने रूम में आके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को देखने लगती है। फिर वो किसी को फ़ोन करती है और बोलती है, काम हुआ क्या? तो दूसरे साइड से आवाज़ आती है, मैम कुछ दिन और लगेंगे। सुहाना ओके बोलती है और फ़ोन रख देती है। फिर वो अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, आपको सब कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या पसंद है? ये कैसी फीलिंग है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये मुझे कमज़ोर बना रही है। मैं बस कुछ टाइम के लिए ही यहाँ हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मुझे बस अपना मकसद पूरा करना है और वो पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं यहाँ भी बस इसलिए ही हूँ, आई एम सॉरी कि मैं आपका यूज़ कर रही हूँ। समर झील के पास ही बैठा था और सुहाना के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास राहुल का कॉल आता है। समर उससे थोड़ी देर बात करता है और कॉल कट कर देता है। समर भी घर में आ जाता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। राहुल वहां पर पहले से ही समर का वेट कर रहा था। समर राहुल से बोलता है, बोलो क्या पता चला है? राहुल, सर कुछ ज्यादा तो नहीं पता चला है पर। समर, पर क्या? राहुल, सर मैम हैदराबाद में एक अनाथ आश्रम में जाती थी। वो बस साल में एक बार ही 12 अक्टूबर को अनाथ आश्रम जाती थी। वहाँ पर लोग उनको परी नाम से जाते हैं। वो लगभग 9 साल तक एक ही तारीख को अनाथ आश्रम जाती थी। उन्होंने जब आश्रम जाना चालू किया था तब वो बहुत छोटी थी। पर वो वहाँ किसके साथ आती थी और किसके साथ जाती थी किसी को नहीं पता। वो रहती कहाँ थी ये भी किसी को नहीं पता। फिर एक दिन वो गायब हो गई और फिर वो कभी उस आश्रम में नहीं देखी गई। और देहरादून में उनको डांस क्लास में देखा गया था। वो भी बस 1 मंथ तक उन्होंने डांस क्लास ली।
उसके बाद वो वहां से भी गायब हो गई। वहां पर उनको खुशी नाम से जानते हैं, पर सर एक इन्फॉर्मेशन और मिली है। तो समर राहुल की तरफ देखने लगता है। राहुल फिर बोलता है, सर जिस लड़की के साथ मैम स्कूल ट्रिप पर गई थी, वो लड़की भी वहीं पर डांस सिखाती थी और वो वहीं के अनाथ आश्रम में रहती थी। उसका नाम दिव्या है, पर मैम के डांस क्लास छोड़ने के कुछ समय बाद वो भी कहीं गायब हो गई। समर, वो डांस क्लास किसके साथ आती थी? राहुल, नहीं पता सर, उनको ना किसी ने आते देखा ना जाते। समर ओके बोलता है तो राहुल वहां से चला जाता है। समर अपना सिर चेयर से लगा के आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में बोलता है, कितने राज छुपाए बैठी हो तुम अपने अंदर। रात को दोनों डिनर करते हैं, पर सुहाना कुछ बोल नहीं रही थी। उसने एक बार भी समर को देखा तक नहीं। सुहाना जल्दी से अपना खाना फिनिश करती है और अपने रूम में चली जाती है। समर को सुहाना का शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी अपना खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। सुहाना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिर से झील के किनारे जाके बैठ जाती है। समर उसको अपने रूम की विंडो से देख रहा था। समर को बहुत बुरा लग रहा था सुहाना को ऐसे देख के। वो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। वो सुहाना को हंसते हुए देखना चाहता था, पर वो इतना मजबूर था कि वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। दिन ऐसे ही निकलने लगे थे। सुहाना अब ऑफिस नहीं जाती थी। वो घर पर ही रहकर अपनी स्टडी करती थी और शाम को डांस क्लास जाती थी, पर समर उसको डांस क्लास छोड़ने भी जाता था और लेने भी। सुहाना अपना ज़्यादातर टाइम झील के किनारे ही बिताती थी। उसको स्केचन करना अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने खाली टाइम में स्केचन करती थी। विवान के आदमी भी सुहाना को किडनैप करने के लिए उसके पीछे लगे थे, पर वो उनको अकेले कहीं मिलती ही नहीं थी। एक दिन समर किसी मीटिंग में था और मीटिंग खत्म होने में टाइम था, इसलिए उसने सुहाना को मैसेज किया कि उसको आने में लेट हो जाएगा, वो अकेले घर ना जाए। पर सुहाना बच्चों के साथ बिजी थी, इसलिए वो अपना फ़ोन नहीं देखती। थोड़ी देर में बच्चे भी चले जाते हैं। सुहाना अपनी वॉच में टाइम देखती है और बोलती है, अभी तक सर आए नहीं। अब तक तो सर आ जाते हैं। वो बाहर आके समर का वेट करने लगती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो सोचती हैं कि एक बार सर से फ़ोन करके पूछ लूँ क्या। फिर वो अपने आप से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, सर क्या सोचेंगे अगर वो बिजी हुए तो। तू कोई बच्ची नहीं है जो अकेले घर नहीं जा सकती। तभी उसके पास एक कैब आकर रुकती है। कैब का ड्राइवर उससे पूछता है, मैम आपको कहीं जाना है? सुहाना उससे बोलती है हाँ, और बिना कुछ सोचे समझे कैब में बैठ जाती है। सुहाना का पूरा ध्यान समर के ऊपर था कि आज समर आया क्यों नहीं। सुहाना का पूरा ध्यान समर पर था। वो थोड़ा परेशान भी थी कि समर आज आया क्यों नहीं। उसके साथ ये पहले भी ये हो चुका था कि वो जिस इंसान का वेट कर रही थी, वो फिर कभी नहीं आया। आई तो उसकी मौत की खबर। उसका मन बहुत बेचैन था। तभी उसकी नज़र बाहर रोड पर जाती है। ये वो रोड नहीं थी जिससे वो रोज घर जाती थी। वो तुरंत ड्राइवर की तरफ देखती है तो ड्राइवर उसको ही शीशे से देखने में लगा था। सुहाना को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने बैग से चाकू निकालती है और ड्राइवर की गर्दन पर रख के बोलती है, गाड़ी रोको। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोक देता है। सुहाना उसकी गर्दन पर चाकू गड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्राइवर कुछ नहीं बोलता है और मुस्कुराने लगता है। उसको लग रहा था कि सुहाना बस उसको चाकू से डराने की कोशिश कर रही है तो बस वो एक लड़की ही ना, वो थोड़ी ना किसी को चाकू से मार सकती है। सुहाना को उसकी मुस्कुराहट देख के गुस्सा आ जाता है और वो उसका सिर स्टीयरिंग से मार देती है। वो ड्राइवर इस हमले के लिए रेडी नहीं था, फिर भी उसको इतनी तेज नहीं लगी थी। वो पलट के सुहाना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुहाना ने उससे पहले ही उसके हाथ पर चाकू से वार कर दिया था। सुहाना ने उस आदमी को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। सुहाना गाड़ी से बाहर आती है तो उसके सामने एक कार आके रुकती है। वो उस कार को देखने लगती है। उस कार से 4-5 गुंडे बाहर आते हैं। एक आदमी जल्दी से सुहाना की तरफ बढ़ता है ताकि सुहाना वहां से भाग ना सके।
सुहाना अपने हाथ में पड़े चाकू पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है, और जैसे ही वो आदमी उसको पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ता है वो उसके हाथ पर वार करती है और वो बिना रुके उसके बॉडी पर चाकू चलाना चालू कर देती है। वहां पर बाकी के खड़े आदमी सुहाना को आंखें फाड़ के देख रहे थे। जो आदमी सुहाना को पहले पकड़ने आया था वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सुहाना उसको देख के एक कुटिल मुस्कान देती है और वहां से जाने लगती है। तभी उनमें से दो और आदमी आगे आते हैं और सुहाना को मारने की कोशिश करते हैं, पर सुहाना नीचे झुक जाती है और अपने हाथ में मिट्टी उठा के उन दोनों की आंखों के ऊपर डाल देती है, जिससे उन दोनों आदमियों को दिखना बंद हो जाता है और सुहाना मौका देख के उनके ऊपर चाकू चलाना चालू कर देती है। वो बिना रुके अंधाधुंध चाकू चला रही थी। कोई था जो सुहाना को देख के मुस्कुरा रहा था। वो विवान था जो अपने फोन पर सुहाना को देख रहा था। उसका एक आदमी वही झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था और विवान को सब वीडियो कॉल पर दिखा रहा था। विवान मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रहा था, तुम खास नहीं बहुत खास हो, अब तो तुमको मेरे पास आना ही होगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ समर का बॉडीगार्ड भी सुहाना को देख रहा था। जब सुहाना कैब में बैठी थी वो तब से ही उसके पीछे था। उसने समर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। जब सुहाना के सामने कार आके रुकी और उसको पकड़ने के लिए आदमी आगे आए तब वो बॉडीगार्ड सुहाना की हेल्प के लिए आ ही रहा था कि उसने सुहाना को उनको मारते हुए देखा, जिससे उसके कदम वहीं पर रुक गए और वो सुहाना को देखने लगा। वो हैरानी से सुहाना को देख रहा था। आज से पहले उसने किसी लड़की को ऐसे किसी की जान लेते नहीं देखा था। सुहाना उन दोनों को मार के कैब से टेक लेकर खड़ी हो जाती है और अपने चाकू से खून साफ करते हुए बाकी के दो आदमियों को देख रही थी। उन दोनों आदमियों की तो हवाएं उड़ी हुई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सुहाना को पकड़े, पर सुहाना थी कि उनको देख के मुस्कुरा रही थी जैसे उसके लिए ये कोई वीडियो गेम हो और वो उन आदमियों को इनवाइट कर रही हो कि आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। उन आदमियों की हिम्मत नहीं हो रही थी सुहाना के पास जाने की और वो वहां से सुहाना को लिए बिना वापस भी नहीं जा सकते थे। अगर वो इस लड़की के पास गए तो ये लड़की मार देगी, अगर यहाँ से भागे तो विवान ने सुहाना को बस किडनैप करने को बोला था, वो भी उसको बिना कोई चोट पहुंचाए। वो आदमी इस लड़की के ऊपर हथियार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे और बिना हथियार के वो इस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। विवान और वो बॉडीगार्ड दोनों ही सुहाना को देख रहे थे कि अब सुहाना क्या करेगी। तभी उस बॉडीगार्ड की नज़र दूर खड़ी एक गाड़ी पर जाती है जिससे कोई सुहाना पर गन से निशाना लगा रहा था। उस कार में कौन बैठा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। वो बॉडीगार्ड तुरंत सुहाना की तरफ बढ़ जाता है और जल्दी से जाके सुहाना को धक्का दे देता है, जिससे सुहाना नीचे गिर जाती है और वो गोली उस बॉडीगार्ड के सीने पर आके लगती है। तब तक समर भी वहां आ गया था। गोली की आवाज सुन के तो समर की सांसें ही रुक सी गई थी, पर जब उसने सुहाना को जमीन पर सही सलामत देखा तो वो भाग के उसके पास गया। समर को देख के बाकी के गुंडे वहां से भाग गए थे। समर सुहाना को उठा के अपने गले से लगा लेता है। उसको तो ऐसा लग रहा था कि उसको उसकी सांसें वापस मिल गई हो। वो दूसरी कार भी तुरंत वहां से निकल जाती है। सुहाना समर से दूर होते हुए उस बॉडीगार्ड की तरफ इशारा कर देती है जो इस टाइम जमीन पर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। समर सुहाना से बोलता है उसको कुछ नहीं होगा। तभी वहां पर कुछ और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस बॉडीगार्ड को लेकर चले जाते हैं। विवान ये सब अपने फोन में देख रहा था। वो गुस्से अपना फोन फेंक देता है और बोलता है, समर कपूर तुमने उसको हाथ भी कैसे लगाया? वो सिर्फ मेरी है, वो बहुत जल्द मेरे पास होगी। तुमने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीनी थी ना, मैं तुमसे उस लड़की को छीन लूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ विवान की है। समर सुहाना को अपनी गोद में उठाता है और अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। समर सुहाना को कार में बैठाता और खुद भी कार में आके बैठ जाता है। तभी समर की नज़र सुहाना के हाथ पर जाती है जिससे खून निकल रहा था। जब सुहाना नीचे गिरी थी तब उसके हाथ में पकड़े चाकू से उसको हाथ में कट लग गया था। समर तुरंत सुहाना के हाथ को पकड़ लेता है और कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के खून साफ करने लगता है। सुहाना के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। समर उसके हाथ में दवा लगाते हुए बोला, मैंने बोला था ना वेट करने को, फिर भी तुम अकेले क्यों आए?
तुमको कुछ हो जाता तो। सुहाना अपना हाथ समर से छुड़ाती है और विंडो से बाहर देखते हुए बोलती है, मुझसे ज्यादा हमदर्दी देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपका यूज कर रही हूँ। समर मुस्कुराते हुए बोलता है, पता है मुझे। सुहाना तुरंत समर की तरफ देखती है। वो हैरानी से समर को देख रही थी। उसके मन में ये चल रहा था कि जब इनको पता है कि मैं इनके साथ बस अपने मतलब के लिए हूँ, फिर भी ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। समर सुहाना को देखते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रही हो? तुमको छुपने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी, और मेरे घर से ज्यादा कोई सेफ जगह तुमको मिल नहीं सकती थी। कोई सोच भी नहीं सकता है कि तुम मेरे साथ रहती हो, बस इसलिए तुम मेरे साथ हो और मेरी बात सुनती हो। सुहाना शॉक्ड थी समर की बात सुन के। उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अब समर से क्या बोले। सुहाना चुपचाप बैठी रहती है, वो कुछ और ना बोलना ही सही समझती है। समर कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ विवान अपने हाथ में गन लिए बैठा था और उसके सामने वही दो आदमी अपने घुटनों पर बैठे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। विवान गुस्से में बोलता है, मैंने बोला था ना कि उस लड़की को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। फिर भी तुम लोगों ने उस पर गोली चलाई। उनमें से एक आदमी बोला, नहीं सर, हमने गोली नहीं चलाई। हमको खुद नहीं पता कि वो गोली किसने चलाई, हमको माफ कर दीजिए सर। विवान उनको शूट कर देता है और गन सोफे पर फेंकते हुए बोलता है, अगर इन लोगों ने गोली नहीं चलाई तो किसने चलाई? फिर वो कुछ सोच के बोलता है, अगर ये तुमने किया है तो मैं तुमको जिंदा गाड़ दूंगा। समर और सुहाना घर पहुंच जाते हैं। सुहाना बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। समर भी उससे कुछ नहीं बोलता है और वो भी अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद समर डाइनिंग टेबल पर सुहाना का वेट कर रहा था, पर सुहाना आई ही नहीं। तो समर उसको लेने उसके रूम में जाता है, पर सुहाना वहाँ भी नहीं थी। समर को अच्छे से पता था कि अगर सुहाना रूम में नहीं है तो कहाँ होगी। सुहाना झील के किनारे बैठ के सोच रही थी कि आज उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई है, बस उस इंसान की वजह से। फिर वो अपने आप से बोलती है, बस कुछ टाइम और फिर मैं उसको ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह तक कौप जाएंगी। तभी समर उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो? सुहाना एक नज़र समर को देखती है जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी, और फिर झील के पानी को देखने लगती है। समर उससे बोलता है, तुम खाना खाने क्यों नहीं आई? सुहाना, मेरा मन नहीं था। समर, जब उनको मार के इतना ही दुख हो रहा है तो मारा क्यों? सुहाना पानी को ही देखते हुए बोली, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। समर, तो फिर खाना किस गम में नहीं खा रही हो? अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, फिर तुम उन जैसे लोगों को मारोगी कैसे? सुहाना फिर समर को देखती है जो स्माइल कर रहा था। समर उसके मुंह में रोटी का एक बाइट रख देता है। तो सुहाना उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। समर, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं खिला देता हूँ। सुहाना, ऐसी छोटी चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समर, आई नो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर फिर भी मैं खिला रहा हूँ ना, तो मुंह बंद करके खाओ। खाना खाते टाइम बात नहीं करते, इतना भी नहीं पता तुमको? सुहाना समर को घूर के देखती है तो समर फिर उसके मुंह में रोटी का एक बाइट रख देता है। सुहाना फिर कुछ नहीं बोलती और पानी को देखने लगती है। समर उसको खाना खिलाता है। थोड़ी देर में खाना फिनिश हो जाता है। तो समर सुहाना का सिर अपने कंधे पर रख लेता है। सुहाना उसको घूर के देखने लगती है तो समर उसकी आंखों को अपने हाथ से बंद कर देता है। सुहाना वैसे ही बैठी रहती है। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर में सुहाना सो जाती है। समर उसको देख के स्माइल करता है, जैसे उसने उसको सुलाने के लिए ही ये सब किया था। समर सुहाना को उठा के घर के अंदर ले जाता है और उसके रूम में ले जाके उसको लेटा देता है। समर थोड़ी देर वहीं पर बैठ के सुहाना को देखता रहता है, फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में समर ब्रेकफास्ट कर रहा था तो सुहाना भी वहां पर आ जाती है। सुहाना को देख के समर की आंखें छोटी हो जाती है। सुहाना ब्रेकफास्ट करने लगती है तो समर उससे बोलता, कहीं जा रही हो? तो सुहाना हाँ बोल देती है। समर फिर बोलता है, कहाँ जा रही हूँ? सुहाना, हॉस्पिटल। समर तुरंत समझ जाता है कि सुहाना हॉस्पिटल क्यों जा रही है। वो उससे बोलता है, ठीक है मैं छोड़ दूंगा तुमको।
सुहाना कुछ भी नहीं बोलती है और नाश्ता करने लगती है। दोनों नाश्ता करते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। समर को कुछ काम था इसलिए वो सुहाना को हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया था, पर उसने वहां पर उसके किए बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। सुहाना रिसेप्शन पर जाती है, वो कुछ बोलती उससे पहले ही एक नर्स आके उससे बोलती है, मैम मेरे साथ चलिए। सुहाना उसको देखने लगती है तो वो नर्स बोलती है, मैम आप जिस पेशेंट को देखने आए हैं वो रूम नंबर 21 में है। सुहाना तुरंत समझ जाती है कि ये सब समर का किया हुआ है। समर ने पहले से ही सुहाना के लिए सारे इंतजाम करवा दिए थे ताकि सुहाना को कोई प्रॉब्लम ना हो। सुहाना यहाँ उसी बॉडीगार्ड को देखने आई थी जिसको कल गोली लगी थी। नज उसको रूम के बाहर छोड़ के वही साइड में खड़ी हो जाती है। सुहाना रूम में जाती है तो वो बॉडीगार्ड राजू आंखें बंद करके लेटा हुआ था। सुहाना उसके पास जाके बैठ जाती है। जब राजू को महसूस होता है कि कोई उसके रूम में आया है तो वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो सुहाना उसके पास में ही बैठी हुई थी। राजू तुरंत उठ के बैठने की कोशिश करने लगता है तो सुहाना उसको उठने के लिए मना कर देती है और उसके लिए एप्पल कट करते हुए बोलती है, कल आपने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। मैं आपके इस एहसान की भरपाई तो नहीं कर सकती, पर राजू सुहाना को रोकते हुए बोला, मैम ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जान से ज़्यादा आपकी हिफाजत जरूरी है। सुहाना की आंखें नम हो जाती है और वो राजू से बोलती है, क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? तो राजू सुहाना को हैरानी से देखने लगता है। सुहाना उसको देख के बोलती है, सॉरी आपको बुरा लगा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजू भरे गले से बोला, पर मैम मैं इस लायक नहीं, मैं बस एक सर्वेंट हूँ और आप। सुहाना उसको रोकते हुए बोली, कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, बस सबके काम अलग अलग होते हैं। सुहाना फिर बोलती है, तो क्या मैं आपको भाई बुला सकती हूँ? राजू अपना सिर हाँ में हिला देता है। सुहाना थोड़ी देर उसके पास बैठती है और फिर रूम से बाहर आ जाती है। वो नर्स अभी भी बाहर ही सुहाना का वेट कर रही थी। जब सुहाना बाहर आई तो सुहाना को बाहर तक छोड़ने के लिए वो नर्स सुहाना के पीछे पीछे चलने लगी। सुहाना थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि उसकी नज़र एक रूम में लेटे पेशेंट पर जाती है तो वो वहीं रुक जाती है। सुहाना उस नर्स से पूछती है कि इस लड़के को क्या हुआ है। ये वही लड़का था जिसको समर ने उठवाया था। तो नर्स बोलती है, मैम ये यहाँ के बिजनेसमैन का बेटा है, पर क्या बोले बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। ये ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं इनके माँ बाप इन पर ध्यान क्यों नहीं देते। ये अभी तो कोमा में है, पता नहीं कब होश में आएगा, पर इसके होश में आने का भी कोई फायदा नहीं है। सुहाना नर्स को देखने लगती है तो वो नर्स आगे बोलती है, मैम इसकी बॉडी किसी काम की नहीं बची, ये बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सुहाना उस लड़के को एक नज़र देखती है और फिर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। बाहर एक गाड़ी पहले से ही सुहाना का वेट कर रही थी उसको घर छोड़ने के लिए। ड्राइवर सुहाना के पास आके बोलता है, मैम आपको कहीं और जाना है कि घर? सुहाना उसको ऑफिस चलने को बोलती है। दूसरी तरफ विवान अपने रूम में आराम से सो रहा था कि तभी एक धमाका होता है। वो तुरंत उठ जाता है और बाहर आके देखता है तो उसकी गाड़ियां एक एक करके ब्लास्ट हो रही थी। विवान की मुट्ठी गुस्से से बंद हो जाती है। तभी एक सर्वेंट उसके पास फोन लेकर आता है। विवान फोन लेकर अपने कान में लगता है तो दूसरे साइड से समर उससे बोलता है, उसको कुछ नहीं हुआ इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। आगे से उसकी तरफ उंगली भी उठाई ना तो आज तुम्हारी गाड़ियों का जो हाल हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा तुम्हारा करूंगा। इतना बोल के समर फोन रख देता है। विवान गुस्से में फोन को फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बस देखते जाओ कि उस लड़की को कैसे मैं तुमसे दूर करूंगा। जब उसको तुम्हारी सच्चाई पता चलेंगी तब वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। सुहाना ऑफिस पहुंचती है तो सब उसको ही देख रहे थे क्योंकि आज बहुत टाइम बाद सुहाना ऑफिस आई थी। कीर्ति उसके पास आके बोलती है, कहा थी तू अभी तक, मुझे लगा तूने बिना बताए जॉब छोड़ दी। सुहाना उससे बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। सुहाना इतना बोल के समर के केबिन की तरफ चली जाती है। सुहाना आज बिना नोक किए समर के केबिन में चली जाती है।
समर उस टाइम राहुल से कुछ बात कर रहा था। सुहाना को वहां देख के राहुल तुरंत केबिन से बाहर चला जाता है। समर चेयर से उठ के सुहाना की तरफ आते हुए बोला, मुझे मिस कर रही थी क्या जो मुझसे मिलने ऑफिस आ गई? सुहाना गुस्से में समर को देखते हुए बोली, इनफ इज इनफ। समर को समझ नहीं आता कि सुहाना इतने गुस्से में क्यों है। समर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ है? सुहाना उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, मुझसे और मेरे मैटर से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपना बदला खुद ले सकती हूँ। समर तुरंत समझ जाता है कि सुहाना को उस लड़के के बारे में पता चल चुका है। सुहाना इतना बोल के वहां से जाने लगती है तो समर उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है। सुहाना समर के सीने से आके टकरा जाती है। समर उसको पीछे से पकड़ लेता है तो सुहाना उसको सिर उठा के घूरने लगती है। तो समर बोलता है, उसने जो तुम्हारे बारे में बोला मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आगे भी किसी ने तुमको कुछ कहने या करने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम मुझे अपना मानो ना मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम। समर इतना बोल के चुप हो जाता है। सुहाना अभी भी समर की आंखों में ही देख रही थी, जैसे वो सुनना चाहती हो कि समर आगे क्या बोलना चाहता था। समर कुछ नहीं बोलता और सुहाना हो अपने सीने से लगा लेता है। सुहाना चुपचाप खड़ी थी, वो फिर अपने दिमाग में चल रहे सवालों से लड़ने लगती है। सुहाना समर से अलग होती है और जाने लगती है तो समर उसको फिर रोक लेता है और उसको अपनी गोद में उठा के अपने केबिन में बने रूम में ले जाने लगता है। सुहाना उसको हैरानी से देख रही थी। समर सुहाना को बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे। पर सुहाना अभी भी उसको ही देख रही थी। समर सुहाना के गाल पर किस करता है और रूम से बाहर आ जाता है। समर के जाते ही सुहाना अपना हाथ अपने गाल पर रख लेती है। समर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में चला जाता है। सुहाना पूरे रूम को देखने लगती है। रूम बहुत ही प्यारा था। फिर वो विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है, जहां से पूरी सिटी दिख रही थी। बाहर बहुत शोर था, पर उससे ज्यादा शोर सुहाना के अंदर था। वो रूम में बोर हो रही थी तो इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पेन और पेपर पर जाती है। वो पेन और पेपर लेकर विंडो के पास जाके बैठ जाती है और स्केचिंग करना चालू कर देती है। आज सुहाना वो स्केच कर रही थी जो उसके दिल में चल जाता रहा था। थोड़ी देर में समर रूम में आता है। जब समर रूम में आया था तब सुहाना बाथरूम में थी। समर सोफे पर जाके बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सुहाना के बनाए हुए स्केच पर जाती है तो वो उसको उठा के देखने लगता है। उस स्केच में एक लड़की एक बंद कमरे में मुंह छुपाए बैठी थी और एक लड़का विंडो से अपना हाथ उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ा रहा था। समर तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की सुहाना है और वो लड़का वो खुद है। तब तक सुहाना भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। जब वो अपना स्केच समर के हाथ में देखती है तो जल्दी से आके समर के हाथ से वो स्केच ले लेती है। समर उसको देख के स्माइल करने लगता है। सुहाना उससे कुछ नहीं बोलती और उस स्केच को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है। समर सुहाना को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी डोर नॉक होता है तो समर अंदर आने को बोलता है। राहुल खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आता है और ट्रॉली रख के तुरंत रूम के बाहर चला जाता है। समर और सुहाना साथ में लंच करते हैं। फिर समर सुहाना से बोलता है, मैं तुमको डांस क्लास छोड़ देता हूँ। सुहाना कुछ नहीं बोलती और अपना बैग लेकर समर के पीछे चलने लगती है। समर सुहाना को उसकी डांस क्लास में छोड़ता है। सुहाना कार से बाहर ही निकल रही थी तो समर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहाना उसकी तरफ पलट के देखती है तो समर उसके फहद पर किस करता है और बोलता है, आज शाम को मेरी मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम कार से चली जाना। सुहाना अपनी फलके झपका देती है तो समर फिर उसके गाल पर किस कर लेता है और बोलता है, अपना ध्यान रखना। सुहाना समर को एक नज़र देखती है और तुरंत कार से बाहर निकल जाती है। समर भी स्माइल करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।
समर के जाते ही वहां पर विवान आता है। वो एकेडमी के अंदर जाता है तो एकेडमी की मैनेजर साक्षी जी आके विवान से बोलती है, ये सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो विवान साक्षी जी से बोलता है, मुझे यहाँ जो डांस सिखाती है उनसे मिलना है। तो साक्षी जी बोली, सॉरी सर मैम किसी से नहीं मिलती है, आपको जो काम हो आप मुझे बता दीजिए मैं उनको बता दूंगी। विवान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुमको पता भी है मैं कौन हूँ। साक्षी जी डरते हुए बोली, सॉरी सर पर मैम किसी से भी नहीं मिलती है। विवान हो के बोलता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि वो वहां पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। विवान को जाता देख के साक्षी जी भी अपना काम करने चली जाती है। विवान वहां से जा ही रहा था कि उसकी नज़र डांस रूम की विंडो पर जाती है। उसके कदम उस ओर बढ़ जाते हैं। विवान विंडो से सुहाना को डांस करते देख रहा था जो बच्चों को कथक सिखा रही थी। सुहाना ने आज लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। विवान उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। आज पहली बार उसने सुहाना को सामने से देखा था। तभी विवान की नज़र सुहाना के पैरों पर जाती है। सुहाना चक्कर मार रही थी जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी और उसके पैर दिखने लगे थे। विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो कभी सुहाना के फेस को देखता तो कभी उसके पैरों को। सुहाना चक्कर लगाना बंद कर देती है और बच्चों को भी वैसे ही स्टेप करने को बोलती है। विवान एक मुस्कान के साथ एकेडमी के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में सुहाना डांस क्लास फिनिश करके बाहर आती है तो ड्राइवर पहले से ही वहां कार लेकर खड़ा था। सुहाना कार के पास पहुंचती है तो उसका ध्यान सामने बेंच पर बैठे विवान पर जाता है जिसकी बॉडी से खून निकल रहा था। सुहाना विवान के पास जाती है और उससे बोलती है, आपको क्या हुआ। विवान सुहाना को देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। सुहाना फिर उससे बोलती है, आपके साथ कोई नहीं है क्या, आपको तो बहुत चोट लगी है। विवान मन ही मन बहुत खुश था पर उसने अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए और सुहाना से बोला, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। मेरा फ़ोन भी कहीं गिर गया है इसलिए मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। सुहाना उससे बोलती है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, रुकिए। इतना बोल के सुहाना वहाँ से चली जाती है। विवान सुहाना को हैरानी से देखने लगता है कि हेल्प का बोल के कहा जा रही है। उसको लगा था कि या तो सुहाना उसको अपना फ़ोन देगी कॉल करने के लिए, नहीं तो खुद सहारा देकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाएगी, पर सुहाना तो हेल्प का बोल के वहां पर उसको अकेला छोड़ के चली गई। 5 मिनट बाद सुहाना फिर विवान के पास आती है पर इस बार उसके साथ ड्राइवर भी था। विवान की आंखें ड्राइवर को देख के छोटी हो जाती है। सुहाना ड्राइवर से बोलती है, आप इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं कैब से घर चली जाऊंगी। विवान आंखें बड़ी करके सुहाना को देखने लगता है। वो सुहाना से बात कर सके और थोड़ा टाइम उसके साथ रह सके इसलिए लिए तो उसने अपने आप को चोट पहुंचाई थी। और ये लड़की जाने की बात कर रही है। ड्राइवर सुहाना से बोला, सॉरी मैम पर मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। अगर सर को पता चला कि आप कैब से घर गई है तो सर मुझे जान से मार देंगे। सुहाना ड्राइवर को कुछ बोलती उससे पहले विवान सुहाना से बोला, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप पहले मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए फिर आप घर चली जाएगा। सुहाना को किसी दूसरे के साथ कार में जाना सही नहीं लग रहा था पर विवान की बॉडी से बहुत खून भी निकल रहा था। वो किसी को मरते हुए भी छोड़ के नहीं जा सकती थी इसलिए ओके बोल देती है। ड्राइवर गाड़ी लेने चला जाता है तो विवान सुहाना से बोलता है, थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। सुहाना उसको एक स्माइल देती है और कुछ बोलती नहीं है। थोड़ी देर में ड्राइवर कार लेकर आता है और विवान को कार में बैठने में हेल्प करता है। सुहाना कार के बाहर खड़े होकर सोच रही थी कि उसको जाना चाहिए भी कि नहीं। फिर को एक लंबी सांस लेती है और कार में बैठ जाती है। सुहाना गेट से सट के बैठी थी और उसने एक बार भी विवान की तरफ नहीं देखा था। वो बस विंडो के बाहर देख रही थी पर विवान उसको ही घूर रहा था जैसे वो सुहाना का रियल फेस देखना चाहता हो, पर ये पॉसिबल नहीं था। विवान अपने मन में बोला, समर तुमने क्या चाल चली है। इस लड़की की खूबसूरती छुपाने के लिए तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, पर अफसोस तुम मेरी नज़रों से इसको नहीं बचा पाए। अब आगे आगे देखो होता है क्या।
थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाता है। ड्राइवर विवान को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगता है तो विवान पीछे पलट के सुहाना को देखता है और उसको फिर से थैंक यू बोलता है, पर इस बार भी सुहाना कोई जवाब नहीं देती है। विवान को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। विवान के वहां से जाते ही सुहाना अपना सिर सीट से लगा के आंखें बंद कर लेती है।